गुड इवनिंग, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह से मूल कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो लास्ट क्लास में मैंने कहा था फराडेज लॉ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दैट। तो फराडे ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए दो लॉज दिए हैं, एक फर्स्ट लॉ है और एक सेकंड लॉ। तो वन बाय वन हम उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू फराडे ये था कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पे जो वेव डिपॉजिट होता है, वेव ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो भी वेव डिपॉजिट होता है, लेट्स से ये वैल्यू क्या है आपको दे रखी है W। अकॉर्डिंग टू फराडे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, चार्ज अप्लाई करेंगे आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। सिंस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये Z कहलाता है। ठीक है, कांस्टेंट है। Z इनफैक्ट है क्या, तो Z है क्या, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट, सब्सटेंस का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन n फैक्टर डिवाइडेड बाय F। F मतलब फराडे की यूनिट। इसको कंप्लीट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर इंटू F, Z हो गया, इंटू Q। ठीक है, जबकि हमें यह पता है कि जो चार्ज होता है Q, ये जो आपके पास जो Q दे रखा है, अगर करंट की बेसिस पे बात करें तो ईटा इंटू आई इंटू टी। आई क्या है, करंट, टी क्या है, टाइम। आई इज करंट, टी इज टाइम। और ईटा क्या होती है, इफिशियंसी। ये बात हमें पता है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं करंट तो 100% आपका करंट नहीं पहुंचता, कुछ रेजिस्टेंस होता है। एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी अगर 1 है इसका 100% हो गया, अगर वो 80% है तो 0.8 आ जाएगा। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ फराडेज फर्स्ट लॉ। फराडेज फर्स्ट लॉ का एक्चुअल फॉर्मूला यही आता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि आप लीनियर प्लॉट बताइए, व्हाट इज द लीनियर प्लॉट ऑफ W वर्सेस Q का लीनियर प्लॉट क्या होगा। ऑब्वियसली लीनियर ही होगा ना, y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन है। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसी इक्वेशन आ जाती है। स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन डॉटेड मैंने बनाया है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये भी हम पता है क्यों, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx, ऑरिजिन से पास करता हुआ आपको दिखेगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्लियर है। फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, द वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड। इसे लिखते हैं, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं फर्स्ट लॉ पे, कैसा न्यूमेरिकल पूछा आपने। एक सिंपल सा सवाल दिया है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 सॉल्यूशन क्या करा है, इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर हाउ लॉन्ग अ 3 एम्पियर करंट should be passed
थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन कितने देर तक 3 एम्पीयर करंट को पास कराए AgNO3 सॉल्यूशन से सो एज टू इलेक्ट्रोप्लेट, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे हैं 80 सेंटीमीटर पर कैथोड बाई 5 × 10⁻³ mm Hg, मतलब Ag लेयर। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इनटू, अगर मैं आपके पास ये जो आपके पास दे रखा वॉल्यूम उससे वेट आता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वेट आ जाएगा। पहले वॉल्यूम निकाल लिया, हमें पता था थिकनेस, सरफेस एरिया पता था, मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दिया, दिस इज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम, वेट आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे का पहला लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या लिखते हैं, जो भी वेट होगा that is equal to z into q, that is also can be written as z into I into t। ईटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एफिशिएंसी की कोई बात ही नहीं की गई थी, तो 100% मानते हैं। जब एफिशिएंसी की बात नहीं करते तो उसे हमेशा 100% मतलब 1। वेट हमें पता है, वेट कितना है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये वेट है। z की वैल्यू क्या होगी, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 108 इनफैक्टर Ag प्लस बनाता है तो 1 डिवाइडेड बाई 96500, करंट कितना 3, टाइम पता नहीं तो t, सॉल्व करोगे t निकाल सकते हो 128.67 सेकेंड्स, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा डेसिमल में आया है या इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इन दिस वे क्वेश्चन इज अप्रोच ऑन फर्स्ट लॉ। टाइम पूछ सकते हैं पहली चीज, दूसरा होता है आपके पास वेट पूछ सकते हैं, चार्ट पूछ सकते हैं, इवन एन फैक्टर पूछ सकते हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। सो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे को डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगभग ऑक्सिलरी फर्स्ट लॉ का ही, हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो वेट डिपॉजिट होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम क्या कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो W1 Z1 क्यू, कि मैंने एक इक्वेशन लिखी, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो चार्ज सेम है, चार्ज सेम अप्लाई किया दोनों में, तो कितना वेट डिपॉजिट हुआ था W2 Z2, मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है लेकिन दोनों में चार्ज क्या अप्लाई किया, मैंने सेम चार्ज अप्लाई किया। तो इसके बेसिस हम कह सकते हैं अगर फर्स्ट और सेकंड का वेट का रेशियो ले, इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2 FF QQ, Q और F क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो वेट का रेशियो दिखता है W1 बाई W2, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट अपॉन इक्विवेलेंट वेट सेकंड का रेशियो। कहने का मतलब सिंपल सा है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम चार्ज अप्लाई करते हैं तो जो वेट डिपॉजिट होता है उसका रेशियो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट रेशियो। ठीक है, वेट डिपॉजिट का रेशियो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट रेशियो लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, when same charge is applied, according to second law of Faraday, when same charge is applied between two electrodes, then the ratio of weight deposited is equal to ratio of equivalent weights, is equal to ratio of equivalent weights। okay, नोट करें, क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सो क्वेश्चन देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पे। इस क्वेश्चन में कहा गया
एक्वस AgNO3 एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन है, दोनों का सॉल्यूशन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में उनको जोड़ दिया गया और इलेक्ट्रोलाइज कराया गया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया। अगर ये कहा जाता है कि इफ 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर आपके पास डिपॉजिटेड होता है कैथोड पे, तो उसी समय में सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। सीरीज में लगा, इसका मतलब क्या होगा, वो था इन सीरीज। ये बात तो आपको क्लियर क्वेश्चन में ही दे रखा है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को फॉलो करेगा। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है कि जो वेट का रेशियो होता है, ठीक है, वेट से वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ कॉपर, ये क्या होता है, आपके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 108 एंड फैक्टर 1, इसका 63.5 अपॉन 2, ये कर लेंगे। वैल्यूज को पुट करेंगे। सिल्वर का वेट पूछा गया था, वेट ऑफ सिल्वर 108 63.5 इंटू 2, आपको क्वेश्चन वेट दे रखा है 6.35, पुट कर दीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा 10 टाइम्स एंड सॉल्व कीजिएगा तो 21.6। सवाल बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला तो बस यहीं पे था, ये हमने लिख दिया बाय सेकेंड लॉ फैराडेज सेकेंड लॉ। उसके बाद सवाल में कुछ था ही नहीं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड फैराडेज लॉ। फैराडे के 2 लॉ पढ़े हमने और एक उससे पहले मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन देखा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इससे ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना, तो वी विल स्टार्ट विथ कंडक्टेंस। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। सो थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस देखते हैं। अब कंडक्टेंस का मतलब तो पता है, सिंपल टर्म्स में इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस वही जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है। फिजिक्स में हम सिर्फ मेटल की बात करते हैं, हम यहाँ पे जो कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने जो कंडक्टेंस पढ़ा मेटालिक पढ़ा है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। डिफरेंस क्या है समझते हैं। मेटालिक में चार्ज कौन कैरी करता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में चार्ज कौन कैरी करता है, तो इलेक्ट्रॉन तो करता ही है, साथ ही साथ आयंस भी होते हैं, कैटायन आयन मूव करता है, इसलिए। सेकंड, डिपेंड किस किस चीज पे करता है मेटालिक कंडक्टेंस, तो मेटल का नेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इस दोनों पे। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे NaCl है, CaCl है या HCl है, लाइक दैट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर पे और कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन क्या है। थर्ड ऑफ केस अगर देखा जाए, मेटालिक में कभी आपने सुना नहीं कि मेटल उठ के दूसरे साइड चला जाए, मास का कभी ट्रांसफर नहीं होता। जबकि हम जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, कैथोड पे डिपॉजिट होता है मेटल, तो मास ट्रांसफर इसमें दिख सकता है। ओके, सिमिलरली फोर्थ अगर देखा जाए, टेम्परेचर घटाओगे तब मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पे आता है, 0 केल्विन के आसपास। तो यही बात है, टेम्परेचर घटाने पे कंडक्टेंस बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ता है। रीजन सिंपल सा है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा टूटेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे, जितना ज्यादा टूटेंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस। इसीलिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ ओम्स लॉ की बात की थी हमने फिजिक्स में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में बात करते हैं अभी थोड़ी देर पहले, ओम्स लॉ तो हमें पता है, साथ ही साथ फैराडे लॉ जो हमने डिस्कस किया, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपके साथ लेके चलता है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, तो जब भी हम बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। मेटालिक कंडक्टेंस हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, एंड दिस विल बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता क्या, तो मैंने सिंपली डिफाइन क्या किया इसे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है,
तो दिस इज 1/r, तो हम क्या कहेंगे G इज इक्वल टू 1/r। यूनिट क्या होता है इसका, तो यूनिट ऑफ G क्या होगा, एक तो आपको पता है ओम इनवर्स, एक यूनिट होता है ओम इनवर्स, दूसरा होता है सीमेंस, सीमेंस और मो, ठीक है। ओम का जैसे आप क्या कर सकते हैं स्पेलिंग के रिवर्स क्या MHO। तो ये तीनों यूनिट हो सकते हैं और तीनों यूनिट एक दूसरे के इक्वल है, मतलब वन ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 सीमेंस इज इक्वल टू 1 मो। तो ये हो गया G, G इज कंडक्टेंस। आपको ये बात पता है फिजिक्स से कि V इज इक्वल टू IR होता है, दैट इज ऑल्सो वैलिड, ये भी इस पे वैलिड होगा। तो उसको ये भी बात लिखी जा सकती है क्या, V इज इक्वल टू I करंट रेसिप्रोकल ऑफ G, ये भी ट्रू होगा, ये भी मैंने बताया डिफरेंस में, दैट इज ऑल्सो ट्रू। रेजिस्टेंस को जब निकालते थे तो आप क्या लिखते थे, R इज इक्वल टू रो L/A, ये लिखते हैं रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी ट्रू होना चाहिए फिर। तो अगर मैं देखता हूं तो दिस इज 1/G, इट इज इक्वल टू 1/रो, इसको कप्पा कहते हैं, इंटू L/A। हमने रेसिप्रोकल में लिख दिया इसे, इसका मतलब क्या हुआ, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L/A। L/A को हम क्या कहते हैं, L/A इज नथिंग बट इट इज नोन एज सेल कांस्टेंट, जो सेल कांस्टेंट कहते हैं। L क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच सेपरेशन। और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, A होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, किसका, ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहां से हम क्या निकाल रहे, कप्पा। एंड व्हाट इज कप्पा, कप्पा इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस है, दिस इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट आप देख सकते हो, मान लेते हैं सीमेंस है G का यूनिट, तो इट विल बी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स सीजीएस में, या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स सीजीएस में, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर एसआई में बात करें तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, कंप्लीट आपका यूनिट हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। जी की यूनिट हमने बात पहले करी, डायरेक्टली हमने सिंपली ये इक्वेशंस को यूज किया है। पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। ये बात तो क्लियर है। एक चीज और समझ लीजिए कि जो आपका ओम इनवर्स होता है या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब कप्पा एंड जी, ठीक है, बोथ आर एक्सटेंसिव, प्रॉपर्टीज। का मतलब क्या हुआ, एडिटिव नेचर शो करेगा। एडिटिव नेचर मतलब G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस ऐसे चला जाएगा। क्योंकि कप्पा की आप करेंगे तो कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 प्लस कप्पा 3 प्लस इस तरह से चला जाएगा। ओके, दिस इज डन। इसको नोट करते हैं, फिर मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं प्लीज।
कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी में एक बात और समझ लीजिए, अगर डाइल्यूशन कराते हैं, डाइल्यूशन पे क्या होगा, तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दोनों क्या होंगे, बोथ डिक्रीजेस, दोनों घट जाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचे ना, कंडक्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी भी इसी तरह से डिफाइन की जा रही है। डाइल्यूशन करो, पानी बढ़ा दिया, एक तरीके से आपने पानी बढ़ा दिया तो आयंस जो हैं अब दूर दूर हो गए, दूर दूर होंगे तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों घट जाते हैं। तो अब डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन जी एंड कप्पा बोथ डिक्रीजेस। ओके, क्लियर है बात। सो इसके बाद देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल लैम्डा एम, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करें। ये क्या होता है, तो कंडक्टिविटी है आपके पास किसी वी वॉल्यूम के सॉल्यूशन की, कंडक्टिविटी ऑफ वी वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टिविटी है कप्पा इनटू वी वॉल्यूम वी, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू वी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज conductivity of V volume solution containing 1 mole of electrolyte, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दिया गया। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है, ये फॉर्मूला है आपका एसआई यूनिट, बट हम एसआई यूनिट तो कम यूज करते हैं, सीजीएस यूनिट ज्यादा यूज होता है क्योंकि कंटेनर छोटा होता है। तो वी वॉल्यूम है, हमें कंसेंट्रेशन दिया रहता है, हम ऐसे लिखते हैं के इंटू 1000, लीटर को मिलीलीटर या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया, 1000 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी या फिर कंसेंट्रेशन। ये फॉर्मूला सामने आता है हमारा किसमें, ये आएगा आपके सीजीएस यूनिट में। ओके, ठीक है, डेफिनेशन लिख ले, फॉर्मूला आप नोट कर लें। अगर इसी चीज में आपसे पूछा जाए, ये बताओ डाइल्यूशन कराता हूं, डाइल्यूशन में क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इफेक्ट क्या होगा। मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, कप्पा इंटू वी। कप्पा क्या हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है ना डाइल्यूशन पे, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा। हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, बट आंसर इज नो। जो V होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, पानी डालो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जबकि कप्पा स्लोली डिक्रीज करता है। तो ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करते हैं, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज आता है इसलिए, प्लीज, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी समथिंग ऐसे ही डिफाइन होता है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो लैम्डा एम यहाँ क्या होगा, लैम्डा ई क्यू। फॉर्मूला सेम रहता है, के इंटू वी, पर डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ वी वॉल्यूम सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल के यहाँ क्या होगा, इट विल बी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये फॉर्मूला आता है। तो लैम्डा ई क्यूब इज इक्वल टू के इंटू वी, या वी क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट रखता है। लैम्डा ई क्यूब इज इक्वल टू, ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 में कंसेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्मैलिटी,
इट विल बी नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी आ जाएगा। इंक्रीज करेगा ये भी, ठीक है, तो इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप लिख लें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी डन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, दोनों बातें हमने कर ली। अब देखते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा eq, क्या रिलेशन होगा दोनों के ऊपर? हमें पता है लैम्डा m क्या होता है, इसी स्टेट में चलते थोड़ा आसान होगा हमारे लिए। मोलैरिटी और लैम्डा eq क्या हो, k इंटू 1000/n, क्या लिखोगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो लैम्डा m बाय लैम्डा eq कप्पा कैंसिल कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं, n अपॉन m आ जाएगा। हमें पता n क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, यस, अपॉन m, सेम कैंसिल, लैम्डा m लैम्डा eq, सेम फॉर लैम्डा m बाय लैम्डा eq इज इक्वल टू n फैक्टर। n फैक्टर हमने रेडॉक्स में निकाला था, सॉल्ट के लिए हमें पता है चार्जेस होते हैं, तो ये रिलेशन सामने हमारे आगे। लैम्डा m लैम्डा eq समझ में आ गया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखते हैं, नोट करें सर। सो वेरिएशन देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन से कैसे वैरी करता है। ये देखा जाता है कि दो तरह के केस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बहुत स्ट्रांग हो लाइक KCl KNO3 इनकी बात हो रही हो, या वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक ACT KCl। तो हम इसका वेरिएशन देख रहे हैं कंसंट्रेशन। तो पहला केस हमने क्या लिया, वी हैव टेकन द फर्स्ट केस, इलेक्ट्रोलाइट कैसा स्ट्रांग। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में ये देखा जाता है कि जो रिलेशन आता है वो समथिंग ऐसा आता है, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी माइनस a अंडर रूट c। c यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। लैम्डा इंफिनिटी को ही लैम्डा नॉट भी कहते हैं, ठीक है, ये रिलेशन आता है। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है जो कि सेम होता है फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट, a इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट। लीनियर इक्वेशन है, लैम्डा m ले लिया y एक्सिस, कंसंट्रेशन ले लिया x एक्सिस पे, माइनस साइन है मतलब स्लोप क्या हो नेगेटिव, ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। किसी इनफाइनाइट टाइम पे ये कभी y एक्सिस को कट करेगा, इनफाइनाइट टाइम पे कट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे लैम्डा m इंफिनिटी, इसी को लैम्डा m नॉट भी कहा जाता है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ये ग्राफ आता है। ओके, अब ये समझना है कि ये कांस्टेंट आपके पास दे रखा है, इट इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो सकता है, 1-1 टाइप का हो सकता है। 1-1 टाइप का मतलब कटायन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, 1 NaCl KCl Ki, एक ये हो सकता है, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं 1-2 टाइप। 1-2 टाइप का मतलब आपके पास जो कटायन है, आपके पास जो कटायन दे रखा है, उस कटायन पे ओवरऑल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +1, लाइक K2SO4 Na2SO3 इस टाइप का, या फिर 2-1 टाइप, ठीक है। कटायन पे चार्ज कितना, 2, अनायन पे 1, लाइक CaCl2, ठीक है, Ba बैरियम BaCl2, या फिर 2-2 टाइप, दोनों पे चार्ज क्या होगा, 2
CaCO3 इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के लिए जो A होगा सेम होगा, इन दोनों के लिए जो A होगा वो भी सेम होगा, इन दोनों के लिए जो A होगा वो सेम होगा। मतलब जो चार्ज का टाइप है वो सेम कहता है। तो अगर आपको बोला क्वेश्चन में कि NaCl की बात हो रही हो और वैल्यू लेकिन KCl का दिया तो दोनों सेम ही मानते हैं, अलग अलग नहीं। ये A इज ए कांस्टेंट, कहां से आया कैसे आया ये हमें डिस्कस नहीं करना है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट बोर्ड से पूछ भी लेते हैं कि आप बताओ ड्रॉ करके। अगर जी मेंस एडवांस में आएगा तो इक्वेशन पूछ सकते हैं क्या होता है, ये क्या होता है, टाइप क्या होता है, लाइक दैट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस तो क्लियर है, लीनियर इक्वेशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, पहले उससे नोट करेंगे। सेकंड केस देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कंसंट्रेशन में क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। कंसंट्रेशन कैसे घटाओगे, तो हम सिंपली क्या है डाइल्यूशन कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट आएंगे तो डाइल्यूशन हो रहा है। अब देखते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कुछ देर बाद क्या करता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करे तो आयंस तो बढ़ेंगे नहीं आप, ठीक है। तो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ये है कि इक्विलिब्रियम आ गया, कांस्टेंट चल रहा है। लेकिन अगर डाइल्यूशन, ठीक है, तो डाइल्यूशन में कहूं बहुत ज्यादा कर दूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होगा, ये अप्रोच करेगा टू 1 को अप्रोच करेगा। तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो हो सकता है कि बाद में ये क्या करेगा, जाके कहीं एक्सिस को कट करेगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दैट इज इक्वल टू इस तरह का रिलेशन आएगा। मतलब ये कर्व आता है, यहाँ पे लगभग ये कांस्टेंट रहेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो रैंडमली क्या करेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होगा, कितना होगा, ये हमें नहीं पता होता। तो ओवरऑल दैट इज द केस, वीक इलेक्ट्रोलाइट एक कर्व बनता है, एक लीनियर इक्वेशन नहीं, ये कर्व है और इस कर्व की बात हम करते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो मानेंगे कि ये कभी जाके वाई एक्सिस को कट करेगा। ओके, दैट इज द केस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये ग्राफ आपका बन जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्व बना ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना पॉसिबल नहीं हर बार। तो किस तरह से हम ये निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए देयर वाज अ लॉ दैट इज नोन एज कोलरॉश लॉ, ठीक है। हम कोलरॉश लॉ डिस्कस करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। कोलरॉश लॉ क्यों हम डिस्कस करें, ये बात समझ में आ गई थी हमें। वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं था। कोलरॉश लॉ कहता क्या है कि किसी भी सॉल्ट की बात करें, लेट्स से KCl, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, इट विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कटायन, कटायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट अगर ले ले Cl माइनस, कटायन और आयन दोनों का सम होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। एंड ट्रू होता है, ट्रू फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब ये कि दोनों के लिए तो सही बात है ना। इनफाइनाइट पे अगर बात करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कराते हैं तो दोनों के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो लैम्डा इन्फिनिटी के प्लस Cl माइनस के इक्वल होगा। और ये किसी चीज पर डिपेंड भी नहीं करता, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू, हम ये भी कह सकते हैं इट इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ लैम्डा m इन्फिनिटी। अगर हम देखते हैं इट इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी, अगर निकाल रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू लाइक लैम्डा m, अगर मैं लिखता हूं NaCl माइनस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ KCl, इट इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ KF माइनस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NaF। कैसे, हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कटायन आयन का सम होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na प्लस प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी Cl माइनस माइनस लैम्डा m इन्फिनिटी K प्लस
माइनस लेमडा इंफिनिटी Cl माइनस, यस, ये तो कैंसिल हो गया। और दूसरे वाला क्या लिखते हैं, तो लेमडा m इंफिनिटी Na प्लस प्लस लेमडा इंफिनिटी f माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस लेमडा m इंफिनिटी k प्लस लेमडा इंफिनिटी Na प्लस माइनस लेमडा इंफिनिटी f माइनस, कैंसिल हो गया ना, दोनों इक्वल हो गए। इसी चीज का हम यूज करते थे, इसका यूज करके हम क्या करते हैं कि कोल्लॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो सिंपली कोल्लॉस लॉ क्या कह रहा है, लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट 100% डाइल्यूशन, according to this law at infinite dilution, according to this law at infinite dilution 100% dissociation occurs, at infinite dilution 100% dissociation occurs and molar conductivity at this point is equal to, and molar conductivity at this point is equal to sum of molar conductivity at infinite dilution is equal to sum of molar conductivity of infinite dilution of cation and anion, तो अगर मैं चाहूं मुझे निकालना है कि आप बताओ एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना आएगा मोलर कंडक्टिविटी। तो एक्चुअली ये है क्या, सम है CH3COO माइनस का प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस का। ये हम निकाल तो सकते नहीं थे क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं इसका, CH3COO Na, जो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। साथ ही साथ हम दूसरा एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, लेट्स से HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये दोनों तो निकाला जा सकता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं NaCl को, NaCl को सब्ट्रैक्ट करोगे Cl माइनस कट जाएगा, Na कट जाएगा, आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं चाहूं, मुझे निकालना है NH4OH का, नहीं आता, ऐसे करोगे, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट किसका, NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaOH का, सब्ट्रैक्ट कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, NaCl का। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो ये हुआ मोलर कंडक्टिविटी के लिए। अगर भाई तो हम बात कर रहे होते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, ये तो और आसान होता है क्योंकि इसमें तो हर चीज लिखी होती है। तो इसका निकालना होगा तो किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना होगा, सेम चीजें रहेंगी, डायरेक्टली लिख सकते हैं CH3COO Na प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी HCl माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये n फैक्टर को साथ में लेके चलना होता है, इसको साथ में लिख सकते हैं। तो कोल्लॉस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर मोलर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। कंफ्यूजन कब आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में, जब हम बात कर रहे होते हैं फॉर बैरियम सल्फेट। मान लो इस तरह का के ये दे दिया बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या करोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बैरियम +2 प्लस 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, ये लिखते हैं, ठीक है। अब यही चीज जब इसके लिए लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट डायल्यूशन बैरियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पे अगर बात करें तो Ba+2, ठीक है। ये चार्ज वो से आप डिवाइड कर देंगे, चार्ज कितना है +2, 4 से डिवाइड किया जाएगा, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये आपको साथ में लेके चलना होगा। 4 से डिवाइड किया जाएगा, जो भी चार्ज है उससे डिवाइड किया। हाँ, चार्ज कितना है 1। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट का कितना होगा, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन Al+3, साथ में मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन OH माइनस, लेकिन ये 3 है तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये बात ध्यान रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बात करते हैं, मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन Al+3, ठीक है। दिस विल बी 1/3 and equivalent conductivity OH माइनस, 4 से डिवाइड किया हमने, ठीक है। लाइक आपको दे रखा होता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी AlCl3 का क्या लिखते हैं 1/3, ठीक है, प्लस आपको दे रखा था OH माइनस का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय 1, प्लस OH माइनस का मतलब NaOH ले लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, चार्ज कितना होगा 1। सबसे इजी क्वेश्चन इस पे बनता है, जनरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं पूछते, मोलर कंडक्टिविटी ही पूछे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है, ठीक है। जैसे Ba+2 वैल्यूज दे रखी होती है और उसके बेसिस पे पूछा जाता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, किस तरह से पूछा जाता है। लाइक आपको पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, ये पूछा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन में बाकी चीजें गिवन होती है, क्वेश्चन में दिया रहता है, लाइक CaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा है लेट्स से 100, साथ में किसका दे रखा है NaOH का, ये दे रखा है 50, साथ में किसका दे रखा है, तो मोलर कंडक्टिविटी NaCl का दे रखा है, लेट्स से इट इज गिवन एज 20। पूछा रहा बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, क्या लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर निकालना है इट इज नथिंग बट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 लिख देंगे, ये आ गया। हाइड्रोक्साइड के लिए 2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, क्योंकि OH कितना है 2, -2 ये घटाना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इससे क्या हुआ Cl कट गया, Na कट गया, बचा क्या Ca+2 और 2OH माइनस, वैल्यूज पुट कर दो सीधे, CaCl2 कितना है तो 100, प्लस 2 into NaOH का कितना है 50, तो 2 into 50 माइनस 2 into कितना है 20। क्वेश्चन सारा डेटा गिवन होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है, तो 100 + 100 माइनस 40 कितना आ गया -160, सॉरी प्लस 160, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो कोलबॉक्स लॉ का एप्लीकेशन आपने देख लिया, मोलर कंडक्टिविटी निकालना सीख लिया हमने, ओके। सो ओवरऑल अब क्या करना है कि आपको एक शीट दूंगा, आप उसे सॉल्व कर लें, कोलबॉक्स लॉ के तक शीट होगी, एंड बाकी चीजें आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं,
एक छोटा सा टॉपिक अभी बचा है, दैट इज बैटरीज, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, इसकी हम बात करेंगे। प्लीज रिवाइज करेंगे, ठीक है, नोट्स लिख लेंगे, शीट पे फिर डिस्कशन करेंगे। ओके, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।